नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीधी विधानसभा से एक ऐसी शख्सियत। हमारे साथ हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह, जो कि अब कांग्रेस से उम्मीदवार भी बन चुके हैं। एक व्यावसायिक क्षेत्र से राजनीति की ओर कैसे रुख किए? देखिए, मैंने व्यापार में 1992 में कदम रखा। ईश्वर की कृपा से 7-8 साल में व्यापार मेरा बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया जी। मैं राजनीति को बड़ा दूर से देखता था जी। और मुझे लगा कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए। जब मैं दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी के कार्यों को देखा, उनकी कुछ पुस्तक पढ़ी, स्वर्गीय इंजीत कुमार जी के कार्यों को देखा, राहुल भैया जी के कामों को देख रहा था, सुन रहा था, तो चूँकि मेरे ज़िले के इतने बड़े नेता थे कि पूरे देश में विदेश में उनका नाम था, मैं उनसे कुछ प्रेरणा लिया, उनके विचारों को समझा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनको आइडियोलॉजी मान के राजनीति में आया। सहयोग ऐसा बना कि जब मैं सदस्यता लिया तो उस समय इंजीत कुमार जी साले शिक्षा मंत्री थे जी। और मेरी कांग्रेस में उन्होंने एंट्री कराई। और राहुल भैया ग्रामीण विकास मंत्री थे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। उस दरमियान उन्होंने मेरे घर पे आया, मुझे शुभकामनाएं दी और मुझे अपने भोपाल ऑफिस में बुलाया जी। मैं गया, मैं सोचा कि मैं तो किसी पद में नहीं हूँ, राजनीति में मैं कदम रखा हूँ, तो मुझे कैसे उन्होंने बुलाया। जब मैं गया तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला जी थे और मेरी एक नियुक्ति उन्होंने कराई, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का बनाया प्रदेश का। और मुझे लेटर मिला, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं एक छोटा सा सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी एक अकाउंटेंट थे आबकारी विभाग में, मेरी कोई ऐसी प्रोफाइल थी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, आज से लगभग 25-26 साल पहले जी। और जब मुझे उन्होंने ये सम्मान दिया, तब से मैं राजनीति में लगातार आगे बढ़ा। हमें राहुल भैया जी का, इंजीत कुमार जी का और वर्तमान में कमलेश्वर पटेल जी का लगातार सहयोग मिलता रहा है। मैं उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना 2008 में, 2003 में और 2008 तक अध्यक्ष रहा। इन दरमियान हमने खूब काम किया। फिर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना, वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो एक लंबा हमें अनुभव मिला, लेकिन अवसर दिलवाने का काम हमारे नेताओं ने किया। उन्होंने हमें बड़े बड़े पदों से नवाजा और मैंने हमेशा उन्हें निराश नहीं किया, विश्वास पे खरे उतरा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। आज ईश्वर की कृपा से, उन सबके सहयोग से मुझे सीधी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का समर्थन हासिल कर रहा हूं। सीधी विधानसभा आज मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभाओं में से मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ एक अपनी ही पार्टी पे उठापटक मचा हुआ है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये उनकी पार्टी है, वो जाने, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मेरा इस संदर्भ में इतना कहना है कि विधायक जी के साथ गलत हुआ जी। उनको पार्टी को टिकट देना चाहिए। अब चूँकि टिकट वितरण में तो मैं हूँ नहीं भाजपा में, ये तो वो लोग जाने क्यों कटा है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ जी। कहा जा रहा है कि एक और यहाँ से बात निकल कर सामने आ रही कि 2 ब्राह्मणों के बीच एक ठाकुर कितना भारी पड़ेगा। देखिए, ये जब जातिवाद की बात आती है तो चूँकि मैं एक युवा हूँ और मैं एक नई सोच रखता हूँ, मेरे अंदर जुनून है, काम करने की क्षमता है, ललक है, तो मैं जात पात पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आप देखें कि मेरे दरवाजे में यदि 50 लोग अभी खड़े हैं, 100 लोग हैं, तो इसमें पिछड़ा वर्ग भी हैं, ओबीसी भी हैं, आप सामने देखिए SC ST के लोग भी खड़े हैं जी। तो मैं जातिवाद पे कभी विश्वास नहीं किया। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि ये राजनीति में इसका सहारा लेके
और आज तक राजनीति किए हैं। आज का युवा विकास देखता है, आज का युवा ये देखता है कि हमारा और हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का विकास कौन करेगा, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है। आज का युवा ये नहीं देखता है कि वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं। ये ठाकुर ब्राह्मण वाली राजनीति अब ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ जनता एक सक्षम व्यक्ति को, एक सरल और साधारण व्यक्ति को, एक जनता से लगातार संपर्क में बने रहने वाले व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि मानने के लिए आगे बढ़ती है। अगर आप प्रतिनिधि बन जाते हैं, सीधी विधानसभा को कितना विकसित करेंगे? देखिए, सीधी विधानसभा में काम करने के लिए बहुत है जी। अब जब आज़ादी के बाद सीधी विधानसभा जिला बना, मैं तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैं सुनता हूँ बड़े लोग बुजुर्गों से, तो यहाँ कुछ था नहीं और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जो भी यहाँ आप डेवलपमेंट देख रही हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। लेकिन 2003 के आसपास एक पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी, देश के अंदर है, एक ऐसा परिवर्तन आया कि पूरा देश भाजपामय हो गया। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रदेश और हमारे ज़िले में सिर्फ एक बात सुनने को मिली उस दरमियान, तब तो जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने किया क्या। अब ये बात वो जनता के बीच में समझाने में सफल हो गए कि कांग्रेस ने किया क्या। तो जो हमारा वोट बैंक था, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग के लोग, ज़्यादातर ये वर्ग जो है तो बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गया। आपने देखा कि पूरे देश में बीजेपी एक चरम सीमा पर बड़ी पार्टी बन के उभरी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करिए, 3 के बाद जब 8 आया तो उन्होंने कहा एक मौका और दीजिए। 8 के बाद जब 13 आया तो बोले एक मौका और दीजिए। अब 13 के बाद जब 18 आया तो व्यापम जैसे जब घोटाले आने लगे और उसमें जो जांच में अधिकारी शामिल हुए, वो अधिकारी कहीं रोड में मिलने लगे, कहीं रेलवे स्टेशन में मिलने लगे, कहीं होटल में सोते हुए मिलने लगे, घर से निकलते थे जांच करने। तो जनता ये सब भ्रष्टाचार को देखी और 18 में ही परिवर्तन कर दी थी। लेकिन कुछ कारण, बस उस कारण में हम नहीं जाना चाहते हैं, वो सरकार गिरी, ठीक है, लेकिन आज परिवर्तन का माहौल है। आज जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने क्या किया था। अब हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब ये जनता समझ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया था। आज एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आज भोजन का अधिकार है, फूड सिक्योरिटी बिल, आज कांग्रेस ने कानून बनाया, लेकिन इसका श्रेय उन्होंने लिया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ये किसने किया, भोजन का अधिकार किसने दिया। तो ये जो भी किया है कांग्रेस ने किया, इन्होंने कुछ किया नहीं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार खुद का विकास किए हैं, उनसे जुड़े लोग खुद अपना विकास किए हैं। ये सब जनता अब समझ चुकी है। आज पूरे देश में, कोई मध्य प्रदेश में नहीं, 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए आप, इनकी करनी धरनी जो है तो सब खुल के सामने आएगी। जी, तो अभी कुछ दिनों पहले हमारी टीम केदारनाथ शुक्ला जी का भी इंटरव्यू की, जिसमें और सांसद रीति पाठक, उनका ये कहना था कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि यहाँ ना कहीं सड़कें थी, न ढंग के स्कूल थे और ना ही ढंग के कॉलेज, न स्वास्थ्य सुविधा थी। जब से 2003 से बीजेपी का शासनकाल आया है तो अब यहाँ की रूपरेखा ही बदल गई है। देखिए, जो सड़कें, स्कूल, कॉलेज की बात करेंगी तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, वो कौन सा कॉलेज बनवा दी? उनका तो कहना है कि मेडिकल कॉलेज भी सीधी में आ गया है। उनका कहना है, लेकिन उनसे पहले हमारे नेता, जब हल्ला बोल का कार्यक्रम हुआ था जी, और हम लोगों ने प्रदर्शन किया था यहाँ पे, तो मंच से आदरणीय राहुल भैया जी बोले थे कि सीधी को संभाग बनाएंगे और यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा। जब हमारे नेता ने घोषणा की तो उन्होंने आने वाले समय में 2 महीने बाद घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक उसका परिणाम नहीं आया। जिस तरह 2017 में 18 में सुरेश प्रभु जी आके रेल मंत्री थे और माननीय सांसद रीति पाठक जी भूमि पूजन की, है ना, रेलवे स्टेशन का, लेकिन आज तक उसमें एक ईंट नहीं रखी गई और 2024 आ गया। सीधी से सिगरौली की जो रोड है, यह रोड एक पूरे प्रदेश में मॉडल बन गया है। इन्होंने 9.5 साल में सांसद रहते हुए कई बार भूमि पूजन किए,
और कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन प्रदर्शन की, धरना दी, और उनको इतनी भी शर्म इस बात की नहीं है, इस सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं है कि उसमें कांग्रेसी बस नहीं चलते हैं, उसमें इस प्रदेश की, इस ज़िले की आम जनता भी उस रोड का उपयोग कर रही है। आज उस रोड की हालत क्या है, और वो रोड यदि वो जानना चाहती हैं, यदि उनको नहीं मालूम है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, यूपीए 2 की सरकार थी। ये जो रोड मंजूर हुई है रीवा से लेके और ये सिगरौली तक की, ये कमलनाथ जी की देन है, ये उनकी देन नहीं है, उनके सरकार की देन नहीं। अरे आप तो सत्ता में आए तो सड़क की बात कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बनवा के आप बताइए तो कि मैं फला गांव के फला जगह में फला शहर में ये हमने खड़ा करके दिया है और इसका ये नाम है। जी, तो जैसे कि उनका ये कहना था कि हम रोड लेकर वो टनल जैसे सिंगरौली से वो वाली ललितपुर वाली रेलवे ट्रैक जो आ रही है, उसमें उनका कहना है कि जब से हम सांसद हुए तो 200 करोड़ रुपए लेकर आए और उसको पूरा करवाए। वहीं उन्हीं के विधायक जी का कहना है कि नहीं, ये हम और गोविंद मिश्रा जी लेकर आए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये कौन लेके आया था? देखिए, पूरी तरह यहाँ के जनप्रतिनिधि भाजपा के फेल हैं जी, श्रेय लेने की होड़ है। और जनता, मैंने कहा कि जनता यदि परिवर्तन के मूड में है तो इनके इसी विचारों को लेके है। आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे भू अधिग्रहण में अभी तक जो ज़मीनें जाती थी तो बदले में उस परिवार को रोज़गार मिलता था, लेकिन इनके कार्यकाल में और इनके प्रतिनिधित्व में विधायक जी के और सांसद जी के ये कैसे प्रेजेंटेशन किए, कैसे किए, ये कानून ही बदल गया। अब नौकरी नहीं मिलेगी। आप बताइए कि किसी की ज़मीन जा रही है, पुश्तैनी ज़मीन जा रही है, और वो बेचारा 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन, 1.5 एकड़ ज़मीन चली गई, उसकी तो सब चली गई, आपने मुआवजा तो दे दिया, लेकिन यदि उसको रोज़गार नहीं दिए, इससे पहले कानून बना था, रोज़गार देने की बात हुई थी, तो आप नहीं दे रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? जनता के साथ क्या करें? आपको तो और सरल, सहज और ऐसे प्रदेश के अंदर और लाना चाहिए, योजनाएं लाना चाहिए जो जनता को उससे लाभान्वित हो। कोई अपने घर का पैसा नहीं देता है, ये पैसा जनता का पैसा है और जनता को दिया जाता है, पर आप तो उसमें कटौती कर रहे हो। तो जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका नतीजा इनको खुद भोगना पड़ेगा। आपकी पार्टी में टिकट ना मिलने से काफ़ी ज़्यादा उठापटक मची हुई है, जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतुष्टि छाई हुई है, तो इसमें कांग्रेस को कितना असर पड़ेगा, कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक तो परसों रात को 11:30 बजे मेरा टिकट क्लियर हुआ। अभी देर रात 30-32 घंटे हो रहे हैं। इन 30-32 घंटों में तो हमने कोई ऐसा अनुभव नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी में कोई उठापटक है। जैसे उठापटक तो भाजपा में है कि भाजपा ने टिकट क्लियर किया कि राजेश मिश्रा जी का इस्तीफा आ जाता है, और फिर आपने देखा पूरा प्रदेश देखा, उनका इस्तीफा आ जाता है। और हमारे पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, स्वाभाविक है, हमें तो गर्व इस बात का है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमारे पार्टी से लगभग 1 दर्जन लोग टिकट मांगे थे। किसी दल में यदि 1 दर्जन लोग टिकट मांग रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ नेता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता और पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी का टिकट कटा है, स्वाभाविक है, काम कोई करता है, हो सकता है कि काम हमसे ज़्यादा भी कोई किया हो, अब जो दावेदार रहे हों, और किस्मत से टिकट मुझे मिल गई। लेकिन दुख सबको होता है, मैं भी होता तो मुझे लगता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाराज़ है, पार्टी में काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। क्यों? आप ही के पार्टी के तो हैं श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पौत्र जो राज, सिद्धार्थ तिवारी राज, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। आपके पार्टी के ऊपर काफ़ी आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कोई विकास नाम मात्र का कर रही है, कुछ नहीं कर रही। उन्होंने पार्टी से नाराज़गी तो जाहिर की है और बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, मुझे इस बात में सिर्फ इतना कहना है जी कि जब कोई हमारे पास रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है, उसको अन्य शब्दों से संबोधित किया जाता है जो मैं चैनल पे नहीं कहना चाहता, लेकिन जब उनके यहाँ चला जाता है तो वो गंगा जल जैसे शुद्ध हो जाता है। हाँ, तो इन्हीं सब का परिणाम उनको आने वाले समय में मिलेगा। जी। आपको
जनता किस आधार पर चुनेगी? आप इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मैं मुद्दे गिनाना बैठ जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि जैसे हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, ये एक बहुत ही गरीब ज़िला है, पिछड़ा ज़िला है। आपके यहाँ 52% गरीबी है जी। और ऐसे ज़िलों में शासन की ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जो प्रभावी हो, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। आज नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा है, आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, किसान परेशान है। आज महिलाओं को ऐसा कोई समूह के माध्यम से कि और किसी माध्यम से कोई उनको ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज कोटे में अनाज नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, मिट्टी के तेल शक्कर बंद हो चुके हैं। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, तो जनता के बीच में मैं जाऊंगा और जो भी इनकी और क्षेत्र की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी समस्या प्रदेश में नहीं है, पर सीधी ज़िले में है। जैसे एक बैगा प्रोजेक्ट है। अब ये बैगा प्रोजेक्ट की बात करिए, आदिवासी की बात करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब कहीं जाएंगे तो आदिवासी के गले में हाथ डाल लेंगे, आदिवासी के साथ फोटो खिंचवा लेंगे। जो यहाँ पे आपने देखा कि एक दशमत के साथ जो कांड हुआ और उसका पैर धोने लगे, तो ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप ये बताइए कि बैगा प्रोजेक्ट सीधी में क्यों नहीं लागू है? देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, जिले में विधायक आपका है, सांसद आपका है। तो दोहरी मानसिकता आप समझ चुके हैं, बहुत हो चुका है। मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा तो एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार नहीं बना सकता। तो ये एक मैं उदाहरण पेश किया हूँ, बैगा प्रोजेक्ट। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जनता के बीच में निकल रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद लूँगा, समस्याओं को रखूँगा, सीधी की विकास की बात करूंगा। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है जो आया है, इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में मैं जाऊंगा और आशीर्वाद स्वरूप जनता मुझे विश्वास है कि स्वीकार करेगी। जी, इस बार मतलब बदलाव की राह दिख रही है कि बदलाव बिल्कुल होगा। पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में बदलाव है। मैं तो जिले की बात कर दूं कि आज यदि चुनाव हो जाए तो 4 की चारों सीटें सीधी जिले की कांग्रेस की आ रही है। प्रदेश में जितने भी सर्वे आ रहे हैं, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो आ रहा वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो भी आ रहा है तो 120-25 से चालू हो रहा तो 150, 35, 50 तक जा रहा है, हमारे आंकड़े जा रहे हैं। तो अभी हम लोग इस आंकड़ों से खुश नहीं हैं। हम लोग तो जनता के बीच में जाके उनकी बात को रखना है, अपनी बात को रखना है, और जनता हमारी बात को कितना मानती है, उनकी बात को कितना सुनती है। हो सकता है कि ये हम 150 प्लस भी हो सकते हैं। अभी तो महीना भर चुनाव बचा है। जी, तो जैसे कि आप, एक छोटा सा सवाल कि हमारे विंध्य क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में हमारा विंध्य बहुत आगे है। चाहे वो आपका सिंगरौली ले लीजिए, बिजली का, उसको ऊर्जा धानी कहा जाता है। अभी रीवा में इतना बड़ा सोलर प्लांट हुआ, तो ऊर्जा धानी है। उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी का लेवल सबसे आगे है विंध्य क्षेत्र में। पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में बेरोजगारी का लेवल सबसे कम है। चाहे वो गरीबी को ले लीजिए, पलायन है, इन सब चीज़ों में विंध्य जो है वो पीछे जा रहा है। बाकी जगह का क्या है कि ऊपर स्तर उठ रहा है, वहाँ उत्पादन इतना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ, तो क्या आप मानते हैं कि विंध्य क्षेत्र सौतेला है प्रदेश के लिए? जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पूरे विंध्य का विकास रुक गया है। ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े कहते हैं। जैसे अभी आपने गिनाया, मैं अब सीधे में आना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ डालडा फैक्ट्री थे। जी, कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कत्था फैक्ट्री थी। कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे लगना चालू हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2003 से जब सरकार बनी, आज दिनांक तक ये एक भी उद्योग धंधे, उदाहरण के रूप में सीधी जिले में बता दें, सीधी मुख्यालय है तो बता दें। आज आवश्यकता इस बात की है जो आपने कहा कि विंध्य को ऊपर ले जाना है। यहाँ डिपॉजिट माइंस इतनी है, चाहे वो रेत ले लीजिए, चाहे ग्रेनाइट ले लीजिए, चाहे मार्बल ले लीजिए, सिगरौली में आप कोयला देख लीजिए। मतलब हमारा जो विंध्य है, तो ये कह लीजिए कि प्राकृतिक सौंदर्यता तो हमारे विंध्य में है ही, साथ साथ हमारे खनिज इतनी डिपॉजिट है कि हम लोग यदि इसका
जो दोहन हो रहा है, आज देखिए बालू इतने मात्रा में निकल रहा है, माफिया लोग निकाल रहे हैं, पूरे सीधी जिले का सेंड निकल के जा रही है, लेकिन सीधी जिले को क्या मिल रहा है? सिगरौली जिले से इतना कोयला निकल रहा है, पूरे देश में बिजली जा रही है, लेकिन हमारे सीधी सिगरौली को क्या मिल रहा है? तो जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो प्रभावी नहीं हैं, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, वो प्रभावी नहीं है। हम जैसे जनप्रतिनिधि, जनता मौका देगी, आएगी, तो इस बात को हम लोग प्रभावी तरीके से सदन के अंदर उठा के और जनता की लड़ाई को लड़ के और ज़मीन पर स्थापित करके दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मतलब जैसे कि आप कहें कि ज़मीन पर ला के हम यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे, आपका ये कहना है कि हम सीधी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप प्रतिनिधि बन जाते हैं तो सीधी को तो छोड़िए, आप बाकी जिलों पे विंध्य पे क्या बात कर रहे हैं कि विकास की स्थिति कितनी तेज होगी? बाकी क्षेत्रों में उतना ही विकास होगा जितना कि आप बोल रहे हैं कि हम रूपरेखा चेंज करेंगे। देखिए, आपने हमारा वचन पत्र देखा होगा जी। हमारे वचन पत्र में किसानों के लिए भी है, हमारे वचन पत्र में नौजवानों के लिए भी है, हमारे वचन पत्र में महिलाओं के लिए भी है। मैं यहीं पे एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, चूँकि विषय से हट के है, पहले कहना चाहिए पर जब ये विषय आया, आपका सवाल आया, तब मुझे ध्यान आया। आप ये बताइए कि हमारी कर्नाटका में सरकार बनी, कर्नाटका में सरकार बनने पे वहाँ पे हर मुखिया महिला को 2000 देने की बात थी और 15-20 दिन के अंदर सरकार का गठन होने के बाद मिलना चालू हो गया। जब मध्य प्रदेश में हमने 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कमलनाथ जी ने की और सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की, इनको पता नहीं क्या इनके अंदर हुआ कि ये 1000 से 3000 में पहुंचा दिए, सिलेंडर 450 में पहुंचा दिए। अब आप बताइए कि यदि ये जनता की इतने हितैषी होते तो 18 में हमारी सरकार जनता ने चुनी, हमारा वचन पत्र था, तो उस वचन पत्र पे आप जब सरकार पे बैठ गए हो तो कम से कम वो कांग्रेस का वचन पत्र नहीं था, वो जनता का वचन पत्र था। कम से कम आप ये योजना उस समय लाते तो लाभ मिलता। आज आप बताइए कि आप जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहते हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, लगभग 9 करोड़ की जो जनता है उसमें मुझे नहीं लगता कि 90,000 लोगों को अभी तक मिला होगा। तो क्या प्रतिशत आ रहा है? उज्ज्वला में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, 1000-1200 रुपये के लिए किसी के पास ट्रैक्टर होना चाहिए, किसी की आयु ये होना चाहिए, किसी की, ये क्या क्राइटेरिया है? तो इनकी जो विचारधारा है वो स्पष्ट नहीं है। हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए 2.5 लाख किया जो शहर में दे रहे थे, कि हम 1,11,000 रुपये हम देंगे कन्या विवाह योजना में। इस तरह से हम मेडिकल के लिए इंश्योरेंस फलाना, ये सारी जो हमारे वचन पत्र आए हैं। आपके विधायक जो सीधी के हैं उनका कहना है कि मैंने अपने क्षेत्र के हर स्तर पे विकास किए हैं, चाहे वो आवास योजना को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाया ग्रामीणों को, सड़क को लेकर है, बिजली पानी, हर चीज़ को उन्होंने कहा मैं विकास करवाया हूँ। मैं आपको तो इस बारे में इतने बताना चाहूँगा कि आप यदि 10 गाँव में घूम लीजिए तो लगभग 10 गांव के में 7 गांव के ट्रांसफार्मर वर्तमान में जले पड़े होंगे। तो अब ये कहाँ विकास किए, ये आपको 17 तारीख को जनता इसका जवाब दे रही है। मैं आपसे इतने अनुरोध करूँगा कि 17 तारीख का इंतज़ार करिए, जो जहाँ विकास किया होगा उसके पन्ने खुलना चालू हो जाएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ सीधी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह। इन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में 150 या 25 सीटों पर कांग्रेस का बहुमत होगा और हम इस बार बदलाव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।